नमस्कार दोस्तों। आप 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ देते हैं कि जो काम पुलिस ने नहीं किया, आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की, तो अब कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगी और आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। बट कभी कभी ऐसा होता नहीं है जैसा आप सोचते हैं। आपकी एप्लीकेशन इंटरटेन की जाती है, थाने से रिपोर्ट मंगाई जाती है और कभी कभी तो थाने से रिपोर्ट भी बिना मंगवाए कोर्ट आपके एप्लीकेशन को एज ए कंप्लेंट ट्रीट करती है और कंप्लेंट केस में रजिस्टर करने का आदेश कर देती है। भाई कंप्लेंट केस अगर रजिस्टर्ड हो गया तब तो फिर वही प्रोसीडिंग 200 सीआरपीसी 202 सीआरपीसी एंड इसके बाद कोर्ट को जो भी लगे कि हाँ इसमें क्या आधार है, पर्याप्त आधार है कि कॉग्निजेंस लिया जाए और आदेश का जारी की जाए 204 सीआरपीसी में, या परिवाद को खारिज कर दिया जाए। तो ये होता किसकी गलती से है? क्या आपकी गलती से, आपके एडवोकेट की गलती से, या कोर्ट का व्यू? आज के इस वीडियो में इसी विषय पर आपको मिलने वाली है जानकारी। फ्रेंड्स, जब भी कोई घटना होती है जिससे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बने, संज्ञेय प्रकृति का अपराध बने, तो ही उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। थाने पर आप जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, हो जाता है एफआईआर, कभी कभार रजिस्टर्ड हो जाता है, नहीं होता है जिले के एसपी को देते हैं, उनके इंटरवीन करने से हो जाती है। अब फिर भी नहीं हुई तब आप 156(3) सीआरपीसी के लिए कोर्ट में जाते हैं। अब जब 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र देते हैं तो भाई ये सबकी अपेक्षा होती है कि एफआईआर आपकी अब रजिस्टर्ड हो जाएगी, कोर्ट ऐसा आदेश करेगी, क्योंकि ये एक ऐसी घटना से संबंध है जिसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय प्रकृति का अपराध बन रहा है। कोर्ट थाने से रिपोर्ट मंगवाती है और उसके बाद कोर्ट कह देती है कि भाई अब इसे हम कंप्लेंट में परिवाद में दर्ज करेंगे। कभी कभी नहीं भी मंगवाती है और बिना मंगवाए कह देती है कि इसे हम परिवाद में दर्ज करेंगे। होता क्यों है ऐसा? जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें सारी घटना का खुलासा कर देते हैं, जो भी आपके साथ घटित हुआ है सारा ब्यौरा आप उस एप्लीकेशन में दे देते हैं कि इतने पर्सन थे, ऐसे आए, ऐसा इन्होंने किया, ये छीन लिया, इस तरह मारा, इसने ये किया, सारा घटना का वृत्तांत आप बता देते हैं। अब जब आपने सारी जानकारी बता दी तो कोर्ट को ये फील हुआ कि भाई इसमें अब इन्वेस्टिगेशन कराने लायक कुछ बचा ही नहीं है। आप सारे तथ्यों से भली भांति वाकिफ़ है, आपको अच्छी तरह से पता है कि घटना में एक्चुअल क्या हुआ, किसने क्या किया, आपके पास एविडेंस है। तो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, एविडेंस कलेक्ट करने की एडिशनली कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेटर यही है कि इसे एज ए कंप्लेंट ट्रीट करते हैं और कंप्लेनेंट अपना केस ऑलरेडी कोर्ट के सामने प्रूव कर देगा। लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है। बहुत से केसेस में ऐसा है जिसमें घटना का खुलासा नहीं होता है, घटना के विषय में पूरी जानकारी कंप्लेंट के पास नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट उसे एज ए कंप्लेंट रजिस्टर करने का आदेश कर देती है। तो ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड्स, दो बातें निकल के सामने आती हैं। पहला तो ये कि आपने पूरी डिटेल दे दी, घटना के विषय में सब कुछ बता दिया, तो कोर्ट ने ये मान लिया कि आप घटना के बारे में सब कुछ जानते हैं, आप अपने तथ्यों से इसे साबित कर रहे हैं, आपके पास पूरी जानकारी है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोर्ट का व्यू क्या है? कोर्ट चाहती है कि अनयूजुअली एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करने का आदेश करेंगे और इसमें कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद कंप्लेंट की प्रोसीडिंग्स होगी। अगर घटना सही है तो कंप्लेंट अपने केस को प्रूव कर ले जाएगा और उस आदेश आधार पर तलबी आदेश जारी कर देंगे। तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी होती है कि आप अगर पूरे तथ्यों को लिख देते हैं तो भाई कोर्ट को ये फील हो जाता है कि हाँ ये घटना जो भी हुई है इसके फैक्ट से, इसके तथ्य से पूरी तरीके से कंप्लेनेंट वाकिफ है, सब कुछ जानता है। एंड सेकंड ये देखिए, जब भी एप्लीकेशन देना हो कि कोर्ट का व्यू क्या है। अगर कोर्ट का ये व्यू है कि भाई एफआईआर रजिस्टर्ड करने का आदेश नहीं देना है, तो आपके केस में कितनी भी मेरिट हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हो और चाहे जो कुछ भी इसमें सीरियसनेस दिखाई दे रही हो, कोर्ट उसे कंप्लेंट में ही रजिस्टर करने का आदेश करेगी। तो ये जनरली एक प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं कंप्लेंट केस में, या 156(3) सीआरपीसी का जब भी प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उस पर ऑलरेडी अप्लीकेबल होता है।
तो जब भी एप्लीकेशन आप दोबारा दें तो इन बातों का ध्यान रखें। स्पेशली मीन्स कंप्लेनेंट कोई भी होगा, पर्सन जो परेशान होगा, वो तो दोबारा एप्लीकेशन देने से रहा, लेकिन अगर कोई एडवोकेट देता है तो बाय द वे अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो एक बार ज़रा उनसे राय मशवरा कर लीजिए कि भाई कोर्ट का व्यू कैसा है और क्या कैसे एप्लीकेशन दें, क्या करें, ये सारी जानकारियाँ रख लें, इसके बाद ही कुछ करें। अमूमन छोटी सी गलती होती है, फिर आपको काफ़ी हद तक झेलना पड़ता है, उसमें बहुत लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।